टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज बात होगी असदुद्दीन ओवैसी की। गुजरात के चुनावी रण में ओवैसी ने अपनी ताल दम लगाकर ठोक दी है। इसीलिए आज बात ओवैसी फैक्टर की कि इसका चुनावों में असर कितना। अपने मजहबी फॉर्मूले को लेकर मैदान में उतरे ओवैसी उसी अंदाज में कैंपेनिंग कर रहे हैं जो उन्होंने इसी साल यूपी चुनाव में की थी, यानी जिस अंदाज में उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। सवाल यह है कि क्या हैदराबादी भाईजान हिंदू मुसलमान कार्ड पर कोई करिश्मा करेंगे या फिर सिर्फ खेल बिगाड़ेंगे, जो उनको लेकर अक्सर सियासी हलकों में कहा भी जाता है। क्योंकि यूपी विधानसभा चुनावों में यही आग लेकर ओवैसी उतरे थे, लेकिन वोट मिला था सिर्फ आधा फीसदी। जनाब अमित शाह ने अपने भाषण में कहीं पर कह दिया कि 2002 में हमने जो सबक सिखाया था उसकी बिना पर गुजरात में अमन कायम हो गया। मजहबी लकीर का हरा कार्ड लेकर गुजरात का मैदान मारने निकले हैं हैदराबादी भाईजान। जुबान पर सिर्फ सियासी तकरीरें हैं, भेद की राजनीति है और है कुछ तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। सवाल यह है कि ओवैसी ब्रांड राजनीति जो बंगाल में पिटी, जिसकी हवा यूपी में निकली, जो देश की सियासत में सिवाय हैदराबाद के कहीं नहीं चली, क्या वो मजहबी लामबंदी गुजरात में कोई करामात कर पाएगी? विपक्ष की नजर में ओवैसी के मैदान में होने का मतलब है उसका वोट काटने वाली पार्टी, जो खेल खेलने से ज्यादा खेल बिगाड़ने की नियत से मैदान में उतरती रही है। यही वजह है कि विपक्षी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, मुस्लिम वोट बांटने वाली पार्टी कहते हैं, कट्टरपंथी पार्टी कहते हैं और भड़काऊ बयानों वाली पार्टी कहते हैं। यही वजह है कि खुद से खार खाए विपक्ष से भी ओवैसी चिढ़े रहते हैं। ओवैसी का टारगेट उनकी मजहबी सियासत की तरह साफ है, मुस्लिम वोट की गोलबंदी। याद रखो आप मेरी इस बात को कि कोई पार्टी नहीं चाहती कि आप एक सियासी ताकत बन जाए। कोई नहीं चाहते। कौन चाहता है? जो गुलामी करेंगे, जो उनके आंख में आंख नहीं डालेंगे, जो अपने आंखों को झुकाएंगे और हाथ बांधकर गुलामों की तरह कहेंगे, हे भाई कुछ नहीं निकलेगा, हम वो गुलामी नहीं करेंगे, ये मुल्क हमारा था है और रहेगा। ना हम मोदी से डरेंगे, ना हम आरएसएस से डरेंगे, ना हम कांग्रेस के बातों में आएंगे। अब सियासत की इसी भड़काऊ लकीर पर हैदराबादी भाईजान अपनी सियासी दुकान चमकाते रहे हैं, लेकिन हैदराबाद के बाहर कोई करिश्मा अब तक तो नहीं देखा। तो क्या गुजरात में ओवैसी बंगाल और यूपी का हिसाब किताब साफ कर देंगे? जरा समझिए कि आखिर ओवैसी बनाएंगे क्या और बिगाड़ेंगे किसका। ओवैसी की नजर मुसलमानों के जिस ग्रीन यानी हरे कार्ड पर है, उसकी गुजरात में कुल आबादी महज 10% है। विधानसभा की 182 सीटों में से 25 सीटों पर मुसलमान वोटर असरदार हैं। बस ओवैसी इसी वोट बैंक को मजहब की लकीर पर अपने पाले में करने में लगे हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं पहली मर्तबा यहां पर नहीं आया हूं गुजरात को। जब 2002 के फसादात चल रहे थे, मैं हैदराबाद से 50 लाख की दवाओं के साथ 20 डॉक्टरों को लेकर आया था। शालम की दरगाह में हम लोग रुकते थे, वहां पर हमने कैंप चलाया, वटवा में चलाया, जूहापुरा में चलाया। शायद इस इलाके में आए थे या नहीं आए थे मुझे नहीं मालूम, मगर हम गुजरात को आए हैं। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि मैं सिर्फ चुनाव के तक गुजरात को नहीं आया हूं, अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा। लेकिन भाईजान को मुसलमानों का वोट मिलने के पहले ही एक करारी चोट मिल गई। हुआ ये कि जिन 14 प्रत्याशियों को AIMIM ने मैदान में उतारा था, उनमें से एक कैंडिडेट शहनवाज खान ने ओवैसी से कन्नी काटकर कांग्रेस का दामन थाम लिया और बापूनगर सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। ओवैसी का दिल टूट गया, गुस्सा कांग्रेस पर फूटा। बिफरते हुए भाईजान ने कांग्रेस लपेटा और कहा, मैंने शहनवाज खान के लिए एक रैली भी की, वोट मांगे, पर कांग्रेस ने उनका जमीर खरीद लिया।
कांग्रेस ऐसा ही करती है, वो बीजेपी को इसलिए ही हरा नहीं पाती। ओवैसी बखूबी जानते हैं कि निशाना कहां और कैसे लगाना है। ओवैसी वास्तव में खुद को गुजरात में कांग्रेस का विकल्प बताने में लगे हैं और मुस्लिम वोटरों को यह भरोसा दिलाने निकले हैं कि हम मजहब ही उनका असली रहनुमा हो सकता है। गुजरात के रण में अपनी कट्टरपंथी राजनीति करने निकले ओवैसी ने 13 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। मांडवी, भुज, वडगाम, सिद्धापुर, वेजालपुर, दरियापुर, जमालपुर खड़िया, दानी लिमडा, खंभाड़िया, मंगरोल, लिंबायत, सूरत ईस्ट और गोधरा। एआईएमआईएम ने उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं। इसके अलावा ओवैसी ने हिंदू बहुल सीटों पर भी कैंडिडेट्स उतारे हैं। इस रणनीति के पीछे का फार्मूला जातीय समीकरणों को साधने का है। जाहिर है इसके पीछे मकसद एक है, कांग्रेस के वोट बैंक को तोड़ना। काम कराता हूं, एक लफ्ज उनसे नहीं कहता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि तुम मेरे खिलाफ काम करो, इलेक्शन में वोट मत दो, मगर मैं तुम्हारा एमपी हूं, मैं सबका एमपी हूं। मैं सिर्फ मुसलमानों का एमपी नहीं, मैं पूरे हैदराबाद के वोटरों का एमपी हूं। ये मिजाज पैदा करिए मोदी जी, खाली बोलने से कुछ नहीं होता भाइयों बहनों। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर चुनाव के बाद सबको बर्बाद और हम आबाद। हम रोजगार, सब बेरोजगार, कैसे होगा मोदी जी ये? तो आपको ऐसे विधायक की, ऐसे एमएलए की जरूरत है जो आपकी विधानसभा के लिए सबको एक नजर से देख का काम करवाए। क्या जुल्म है कि बगैर कानून की कार्रवाई को, ड्यू प्रोसेस फॉलो किए, मजहबी इबादत गाहों को डिमोलिश कर दिया जाता है। बारिश होती है तो पानी जम जाता है और मोदी जी बोलते मैंने गुजरात बनाया। मोदी जी कभी आइए इस पूरब की सीट में आकर देखिए कैसा गुजरात आपने बनाया। गुजरात में कम से कम 34 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 15% से ज्यादा है। वहीं 20 सीटें ऐसी भी हैं जहां मुसलमानों की संख्या 20% से ज्यादा है। मोदी शाह के भगवागढ़ में 2002 के दांव को लेकर चुनाव में उतरे हैं भड़काऊ भाईजान। ओवैसी को लगता है कि आज नहीं तो कल उनकी पतंग को हवा मिलेगी और वो आसमान में तनेगी। पर सवाल ये है कि जो पतंग बंगाल और यूपी चुनाव में हत्थे से उखड़ चुकी है, क्या गुजरात के भगवा मैदान में वो पतंग उड़ भी पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। गुजरात चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर ओवैसी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए है कांग्रेस का वो वोट बैंक जो पारंपरिक तौर पर उसके साथ रहा है। जाहिर है अगर ओवैसी गुजरात की जंग में कुछ भी सफल हो पाते हैं तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस सतर्क है। रही बात बीजेपी की तो उसके सामने चुनौती ओवैसी एक नए कार्ड की हो सकती है। आखिर क्या है वो कार्ड, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गुजरात की बाजी में फिलहाल बात शह की है, लेकिन सवाल शह का नहीं, मात का है। कथित सेकुलरिज्म का झंडा ताने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है तो दूसरी ताल ठोक कर खड़ा है बीजेपी का वाइब्रेंट गुजरात मॉडल और करीब 3 दशकों के विकास धर्म की विरासत। आ गुजरात, आ गुजरात। तो क्या बीजेपी के दुर की घेरेबंदी करने वाली पार्टियों के सिपहसालार इस बार आर पार कर ही देंगे? मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि कुछ सीटों पर बीजेपी की त्रिकोणीय घेरेबंदी है जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम है। पर गुजरात जंग में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सारा खेल आटिका है हैदराबादी भाईजान की एग्रेसिव एंट्री पर। ओवैसी ने अभी भले महज 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हों, लेकिन विपक्षी कांग्रेस के लिए टेंशन 1000 देती है। ओवैसी का एक कार्ड है जो गुजरात में अगर चला तो चुनौती का दायरा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से आगे तक भी जा सकता है। गुजरात के सियासी रण में ओवैसी का कार्ड है
मुस्लिम दलित कार्ड। मुसलमानों के, दलितों के हक के इंसाफ की बात करने का मसला हो, हर जगह अगर किसी ने आपकी हमारी आवाज बुलंद की तो कोई और नहीं था, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। तो आखिर क्या वजह है कि ओवैसी को एक नए समीकरण के लिए गुजरात के मैदान में उतरना पड़ा? मुस्लिम कट्टरपंथ की सियासत करने वाले ओवैसी अचानक दलित दांव पर भरोसा क्यों करने लगे? इसका जवाब है गुजरात की राजनीति में 7% दलित आबादी और सुरक्षित सीटों पर 10 से 11% दलित आबादी, वहीं 40 से 45 सीटों पर आदिवासी वोटर भी बेहद असरदार है। 2017 के चुनाव में बीजेपी को आदिवासी और दलित दोनों की तरफ से 15% वोट मिला था। ओवैसी को लगता है कि मुसलमानों के अलावा दलित वोटरों को भी अगर वो साथ ले सकें तो कांग्रेस के विकल्प के तौर पर काबिज हो सकते हैं। अब आप बताओ कि 14,000 वोट से कैसा हार गए? मैं तो नहीं रहा था। ये कांग्रेस ही बोलेंगे ओवैसी आया है, ओवैसी आया है, ऐसा बोलते जैसा कोई घर में दामाद आता है। अरे आपका वोट, कांग्रेस का वोट उनके आदम साहब को नहीं मिला, और किसको मिला? अब जो बीजेपी के विधायक है उनको मिला। तो बताइए फिर हार किसकी वजह से होती है? कांग्रेस आकर सिर्फ यही बोलेगी देखो भाजपा को हराना है। हम भी कह रहे हैं भाजपा को हराओ, मगर याद रखो मैं भाजपा को हराने के लिए अब अपने आप को मारने को तैयार नहीं हूं। मैं योगी के यूपी में भाईजान की ऐसी हजार लफाजियां चुनावी मंच से उतरी और कुर्बान हो गई। कई सीटों पर ओवैसी के भाषण अपने उम्मीदवारों की जमानत तक नहीं बचा पाए। यूपी में भी ओवैसी ने मुस्लिम दलित फॉर्मूले को करने के लिए ओपी राजभर से हाथ मिलाया था, पर ओवैसी की राजनीति को देखकर राजभर भी अखिलेश से जा मिले थे। यूपी में तो ओवैसी को मिले वोटों से ज्यादा वोट नोटा में गिरे थे। यूपी में एआईएमआईएम को महज 0.49% यानी 4,50,929 वोट मिले थे। तमाम सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। ओवैसी ने यूपी की 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तो पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी जमने से पहले उखड़ गई। यूपी में भी जितना माहौल ओवैसी ने बनाया वो शून्य हो गया, और रही सही कसर बिहार में पूरी हो गई, जहां एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक ओवैसी को गच्चा देकर आरजेडी के हो गए। लेकिन गुजरात में हैदराबादी भाईजान वही जुबान लेकर उतरे हैं जो तमाम चुनाव में बेअसर साबित हुई है। ओवैसी एआईएमआईएम को कांग्रेस के एक विकल्प के तौर पर रखते हैं। भाजपा को गुजरात में सत्ता में आने से नहीं रोक पाती है, वो आपके वोट के हकदार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, आज मंजलिस आपके दरमियान में है। हाँ, 2017 में आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। आज आपके पास एक मुतबादिल है, आज आपके पास एक विकल्प है, आज आपके पास एक ऑप्शन है, आज आपके पास एक बेहतरीन उम्मीदवार है जिसका नाम शकील समा है। आप इसका साथ दीजिए ताकि आपके मसाइल और आपके तकलीफ को हल किया जा सके। तो क्या ओवैसी की चुनौती फिलहाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए है? ओवैसी अपनी चुनावी रैलियों में एक बात बार बार दोहराते रहे हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। ये तो बताओ कि बिल्किस बानो पर, वो पूछो उन लोगों से, बिल्किस बानो पर तुम दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलता? आप बोलो बिल्किस बानो पर बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, जोर से बोलो, बोलना चाहिए। वो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बिल्किस पे नहीं बोलेंगे, हम स्कूल पे बोलेंगे। अच्छा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बोलो, नहीं उस पे भी नहीं बोलेंगे। डिस्टर्ब एरियाज एक्ट पर बोलो, वो भी नहीं बोलेंगे। तबलीगी जमात पर सबसे पहला इल्जाम लगाने वाला ये दिल्ली का छोटा रिचार्ज। जब तबलीग कोविड चल रहा था तो तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया और बाद में कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। माने दिल्ली में कोविड की लिस्ट आती थी कि इतने लोगों को कोविड हुआ, इतने तबलीगी जमात के लोगों को कोविड हुआ। आज वो आकर बोल रहा है मैंने काट दिया, काट दिया, काट दिया।
मेरी जद्दा और बहनों, पहचानो आप इन लोगों को। बस ऐसे ही मुद्दों पर चढ़कर ओवैसी गुजरात का मैदान मारने उतरे हैं। हालांकि चुनावी घमासान में जिस रफ्तार से ओवैसी चलते हैं, उससे तेज रफ्तार से ओवैसी की पार्टी गिरती भी रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि दरअसल गुजरात के रण में ओवैसी 22 की पिच पर 27 का प्रैक्टिस मैच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बात करते हैं उस सबक की जिसकी गूंज गुजरात के चुनावी पिच पर सुनाई पड़ने लगी। 2002 के बाद गुजरात को दंगा मुक्त करने का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा और दंगाइयों को सबक सिखा दिए जाने की दलील ने 2022 में 2002 की याद दिला दी है। अमित शाह को जवाब देने के लिए सबसे मुखर तौर पर सामने आ गए नेता एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने भी कुछ बीती यादें याद दिलाई हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें गोधरा के बहाने नाकाम होने वाली राजनीति का पूरा सच है। गुजरात के इतिहास का वो साल जिसने बहुत कुछ बदल दिया। बदलाव हुआ न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे देश में। 2002 के बाद कई साल तक सेक्युलरिज्म के चश्मे ने अपना सच झूठ दिखाया, लेकिन 2 दशकों के बाद गुजरात का 2002 का फ्लैशबैक एक बेहतर सच के साथ सबके सामने है। लेकिन क्या यह सच उस सबक के तौर पर दुनिया के सामने है जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चुनावी सभा के बयान में कहा? क्या यह सच गुजरात को दंगों के दाग से हमेशा के लिए मुक्त करने वाला सच है? क्या यह सच एक सबक है जो अमित शाह अपनी जनसभा में कह रहे हैं? 2002 में કોંગ્રેસીઓએ આદત પાડી હતી એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા 2002 થી 22 સુધી નામ ના લેશે। अमित शाह ने जब 2002 के हिंसा का जिक्र कर शांति के सबक की बात की तो सबसे ज्यादा निगाहें बीजेपी की नरोदा पाटिया सीट की उम्मीदवार पायल कुकरानी पर घूम गई। पायल कुकरानी बेहद पढ़ी लिखी, पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर और युवा, लेकिन वो 2002 में नरोदा पाटिया के दंगों के दोषी मनोज कुकरानी की बेटी हैं। पायल कुकरानी के कैंडिडेट बनते ही तरह तरह के सवालों की झड़ी लग गई थी, लेकिन अब अमित शाह ने शब्दों का ऐसा वार किया जिसके मायने गंभीर हैं, जिसका असर जोरदार है। गुजरात ની અંદર કોમી હુલ્લડો કરવા વાળાને કડક હાથે પગલા ભરી ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ગુજરાતમાં અખંડ શાંતિની સ્થાપના કરી છે। अमित शाह जो कह रहे हैं उसकी अपनी राजनीतिक बिसात है। पायल कुकरानी का बैकग्राउंड उन्हें 2002 की उसी राजनीतिक बिसात पर खड़ा तो करता है, लेकिन पायल कुकरानी 2022 के सफर में अब आगे की बात कर रही हैं। 2002 का जिक्र आता भी है तो उस कहानी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। ये 20 साल पुरानी बात है। 20 साल से अब तक आप देश की तरक्की देख सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है 20 साल के अंतर्गत में। और अभी मेरी जो मुझे जितना सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे ये टिकट मिली है, एज अ डॉक्टर हूँ मैं, मेरा प्रोफेशन है और मैं यंग हूँ, तो ये चीजें देखकर मुझे आगे चुनाव के लिए पसंदगी करी गई। पोजीशन का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। वो अपीजमेंट वादी पार्टियों के बारे में मुझे भी कोई कमेंट नहीं करना है। हमारी पार्टी प्रिंसिपल्स के साथ चलती है, पीस वादी हम लोग, और बस वही प्रिंसिपल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। अमित शाह के जरिए 2022 में 2002 का जिक्र आज एक सबक के तौर पर आया, तो उसकी अपनी सच्चाई के साथ साथ उसकी वजहें भी हैं। 2002 नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आज साल 2022 में 8 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी निभा लेने के बावजूद सेक्युलर चश्मा 2002 पर अपने सच झूठ के साथ है।
जबकि इन बीते 2 दशकों में नरेंद्र भाई ने कानूनी से लेकर राजनीति की हर लड़ाई झेली और जीती। 2002 के दंगों पर नरेंद्र मोदी के शासन को दंगों की जांच करने वाली एसआईटी की क्लीन चिट मिली। इस एसआईटी की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है। 2002 के बाद 2014 के पहले जिन लोगों ने 2002 को एक राजनीतिक मंशा के साथ भुनाया, गुजरात को दंगों की प्रयोगशाला कहकर चिढ़ाया, वो अब स्क्रूटनी में रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। लेकिन इतिहास की स्याही आंख मूंद लेने भर से मिट नहीं जाती। वर्तमान में जिक्र आता है, बखूबी आता है, और जब 6.5 करोड़ गुजरातियों को एक बार फिर लोकतंत्र के सबसे बड़े मौके में शामिल होना है, तो शाह 2002 की याद दिला रहे हैं। इस चुनाव में 2002 के बहाने हुई राजनीति को मोदी भी याद दिला चुके हैं। अरे तमे मने नीच पण कहो, नीची जातिनो पण कहो, अरे तमे तो मने मौतनो सोदागरो पण कहो, अरे तमे तो मने गंदी नाळीनो कीड़ो पण कीधो, बधुं कीधुं भाई, तमे बधुं कीधुं। हवे तमे औकात बतावा निकळ्या छो, अमारी कोई औकात नथी। मेहरबानी करीने विकासना मुद्दानी चर्चा करो अने आ गुजरातने विकसित गुजरात बनावा माटे आवो मैदाનમાં। 2002 का जिक्र बीजेपी के चुनावी अभियानों में आया है, तो अपनी मुस्लिम पहचान के आधार पर एक बार फिर अपने लिए एक नया राज्य तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी को मौका मिल गया। अमित शाह के 2002 के सबक वाले बयान पर ओवैसी का अपना नजरिया है, ओवैसी की अपनी चुनावी बिसात है। यहां के एमपी साहब जनाब अमित शाह ने अपने भाषण में कहीं पर कह दिया कि 2002 में हमने जो सबक सिखाया था उसकी बिना पर गुजरात में अमन कायम हो गया। मैं इस इलाके के एमपी से कहना चाहूंगा, भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया। 2022 कभी 2002 नहीं हो सकता। वक्त बदलता है, चीजें बदलती हैं। कोई चीज एक नए वक्त में उस तरह से नहीं हो सकती जैसा किसी एक मौके पर थी। लेकिन 2002 में लौट जाने की चुनावी कोशिशों को गुजरात देख रहा है, गुजरात समझ रहा है और गुजरात अपना फैसला भी लॉक कर रहा है। 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे में 2002 का जिक्र बिना कहे जरूर दिखेगा। अहमदाबाद से हिमांशु तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। गुजरात में 2002 का मतलब सिर्फ दंगे नहीं, उसके पहले गोधरा में कार सेवकों को जलाकर मार दिया जाना भी है। लेकिन 2014 से पहले तक कमोबेश राजनीति की सच्चाई ये रही कि उससे दंगे तो दिखे लेकिन गोधरा नहीं दिखे। सेलेक्टिव हो जाने की इसी सोच ने गुजरात के मुसलमानों को ही नहीं बल्कि देश भर के मुसलमानों को वोट बैंक से ज्यादा कुछ भी नहीं समझा। लेकिन आज गुजरात का मुसलमान 2002 को लेकर क्या सोचता है, ये जानना बेहद अहम है। अमित शाह ने जब 2002 का जिक्र एक सबक के तौर पर सामने रखा, तब गुजरात में हिंदू मुस्लिम राजनीति कहां खड़ी है, इसे ही समझाने की कोशिश कर रही है हमारी ये अगली स्पेशल रिपोर्ट। गोधरा गुजरात का वो छोटा सा शहर जिसे 2002 से पहले सिर्फ वही लोग जानते थे जो गुजरात को बखूबी जानते थे। लेकिन गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में बैठे कार सेवकों को जिंदा जलाने के उस कांड और उसके बाद हुई गुजरात हिंसा ने गोधरा को हमेशा के लिए पूरे देश में गूंजने वाला एक सिंबल बना दिया। एक ऐसा सिंबल जिसमें सबका
अपना अपना सच है, अपनी अपनी राजनीति है। ये राजनीति है हिंदू बनाम मुसलमान की। हिंदू बनाम मुसलमान की इस राजनीति को अक्सर भुनाने की कोशिश होती है। जाहिर तौर पर जब चुनाव हो तो गोधरा बार बार याद आता है। इसी गोधरा को याद कर वोटर्स को हिंदू मुसलमान के खांचों में बांटने की कोशिश होती है। यही गोधरा शायद उन लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद भी है जो 27 साल की बीजेपी के शासन को चुनौती देने का दम भर रहे हैं। गुजरात में गोधरा के बहाने मुसलमानों के वोटों को लेकर राजनीतिक दलों का अपना चश्मा जरूर हो सकता है, पर सवाल है कि खुद गुजरात के मुसलमान गोधरा के 2 दशकों बाद किस धरातल पर खड़े हैं। ये अहमदाबाद का विरमगाम है। मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद वाले विरमगाम में 2012 और 2017 में बीजेपी हार गई थी, लेकिन अब की बार पाटीदार आंदोलन से पहचान में आए हार्दिक पटेल यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आंदोलन ऑलरेडी खत्म हो गया है। 10% रिजर्वेशन लागू हो गया, उसके बाद आंदोलन तो खत्म हो गया ना। तो आंदोलन चालू हो और ये फैसला हुआ ऐसा नहीं, आंदोलन तो 2019 में खत्म हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल फैसला हुआ है। तो और मान लीजिए कि ऐसी कुछ चीजें होती तो गांव गांव ऐसा आवकार या स्वागत नहीं होता ना, तो लोग सवाल करते। तो निश्चित रूप से जो रिजर्वेशन मूवमेंट था उसको सफल किया। 10% रिजर्वेशन के कारण आज हमारे स्टेट में कुल मिलाकर 1,12,000 नौजवानों को फायदा मिला है। हार्दिक पटेल जैसे दमखम वाले बीजेपी के उम्मीदवार के बावजूद विरमगाम का मुसलमान क्या सोचता है, इसे समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता हिमांशु तिवारी वहां पहुंचे। ये विरमगाम की अड्डे वाली मस्जिद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से मुस्लिम आबादी है। और इन मुस्लिम आबादी के दिल में क्या है, इनके दिमाग में क्या है, इनके मुद्दे क्या हैं, उस पर बात करेंगे आज हम। ये देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक आप जहाँ तक नजर डालेंगे यहाँ पर मुस्लिम आबादी नजर आएगी। किस मुद्दे पर आप इस बार वोट डालने वाले हैं, बताइए। वोट डालने में ऐसा है कि लाखा भाई आए, गई मर्तबा जीत के इनको लाए, यहाँ कोई फर्क नहीं आया, कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम हुआ नहीं। विरमगाम में किसके बीच में टक्कर? कांग्रेस और आपकी। कांग्रेस और आप, बीजेपी नहीं है? बीजेपी नहीं है। हार्दिक पटेल यहाँ पर बीजेपी से हैं? हाँ बीजेपी से है। तो क्या उनको वोट नहीं जाने वाला इस बार? क्यों? काम ये करते हैं आप। अमजद भाई ये बताइए कि यहाँ पर मोदी जी ने जो काम किया उसका कुछ आप लोगों को लाभ मिला है? मोदी जी ने काफी काम किया है, लेकिन जिसके नीचे जो मोदी जी गए ना उन्होंने कुछ काम नहीं किया। लाखा भाई ने यहाँ 5 साल में कोई काम नहीं किया, बाहर के गाँव में छोटे छोटे में काम किया है, लेकिन प्रॉपर विरमगाम में नहीं काम किया कुछ भी। तो इस बार हार्दिक पटेल को नहीं मिलेगा वोट? हार्दिक भाई हमारा दोस्त है, पहले आपको बता दे, वो शायद मेरे को पहचानता भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस चल रहा है वही चल रहा है, सालों से कांग्रेस आ रहा है। ये जो कांग्रेस का गढ़ गिना जा रहा है, विरमगाम में कांग्रेस का गढ़ है। तो टक्कर बीजेपी कांग्रेस नहीं होगी? कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। महबूब मेरे हैं, क्या बात है, गाना सुना है कि नहीं? सुना है कि नहीं? सुना है ना। तो महबूब मेरे ये बताओ इस बार किसको दोगे तुम वोट? लाखा भाई के विरोध में देंगे। क्यों? लाखा भाई ने कोई काम ही नहीं किया ना। लाखा भाई का विरोध करेंगे तो फिर हार्दिक को दोगे? हाँ हार्दिक को देंगे। तो इस बार बीजेपी आएगी यहाँ पे? बीजेपी आएगी। मोदी जी ने ठीक काम किया? ठीक किया। महबूब कह रहे हैं कि मोदी जी ने ठीक काम किया है और महबूब की जो आशिकी है वो मोदी जी से है। लेकिन और भी कुछ लोग उनसे बात करते हैं। आपका नाम? हुसैन भाई। हुसैन भाई ये बताइए मोदी जी ने ठीक काम किया? काम तो ठीक किया। यहाँ विरमगाम में भी 3 इंजन की गाड़ी चल रही है, 2 नंबर वो बोल रही है, और विरमगाम में म्युनिसिपल में भी वही है। तो आपको क्या लगता है विधायक किसका? चौथी गाड़ी आती है, अरे चौथा इंजन आता है तो क्या काम करता है? अभी गटर का तो प्रॉब्लम। नहीं, आपको क्या लगता है चौथा इंजन आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अभी चौथा आएगा तो गटरों का क्या प्रॉब्लम लग, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं विरमगाम का। तो बीजेपी कांग्रेस में टक्कर है? हाँ दोनों में। जमालपुर खाड़िया अहमदाबाद की उन 21 सीटों में से एक जहां मुसलमान वोटर तय करते हैं कि वहां कौन जीतेगा। ऐसी सीट जहां 2017 में कांग्रेस जीती जरूर, लेकिन उसके पहले दशकों तक यहां बीजेपी का कब्जा रहा। 2002 के जिक्र ने यहां कम से कम 2002, 2007 और 2012 में बीजेपी की संभावनाओं को बुझने नहीं दिया। अब की बार 2022 में यहां का मुसलमान वोटर क्या सोचता है, ये सवाल पूरे गुजरात को समझने के नजरिए से बेहद अहम है।
अभी तक 27 साल का काम कैसा लग रहा है सरकार? क्या लगा? अभी काम अच्छा है। आने वाले दिनों में फिर से मोदी जी की सरकार बने तो आपको क्या लगेगा, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? वो तो बनेगी, सरकार तो बनेगी ना। पिछले 27 साल में मोदी जी ने कुछ काम किया आप लोगों के लिए कि नहीं? हमारे लिए काम किया या नहीं किया ये तो दुनिया जानती है साहब। क्या और हमारे को मुसलमानों को तो कोई भी सत्ता है, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, बाकी बहुत सारे लोग आपको वोट बैंक के तौर पर देखते हैं। हाँ। लेकिन क्या कोई पार्टी है जिसने आप लोगों को वोट बैंक के इतर जाकर कुछ काम किया हो आप लोगों के लिए? भाई काम तो देखो कांग्रेस के जमाने में भी होता था, पार्टी जो भी आएगी काम तो करना ही पड़ेगा। ये है कि कम ज्यादा काम होता है। मोदी सरकार में काम ठीक हो रहा है? बहुत ठीक हो रही है और अच्छा काम हो रही है। हर चीज मुस्लिम मेजोरिटी को इसी फैसिलिटी है, मुस्लिम मेजोरिटी को फायदा है। मुस्लिम मेजोरिटी से मतलब इनसे मोदी साहब से बदलाव है। जैसे एजुकेशन में न थे और आज मुस्लिम एजुकेशन में फर्स्ट पे चल रहे हैं। मोदी जी का काम बहुत सही है। सब मुसलमान पहले जो थे उससे अभी अच्छे है। जिसके टूटे हुए मकान थे उनके भी पक्के मकान हो गए हैं। पक्के मकान बने। सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को मिला है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं जो बहुत गरीब हैं और गरीबों के लिए वो काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है, कर रहे हैं। वोटों के मद्देनजर राजनीति नागरिकों को हिंदू और मुसलमान में बांटकर भले ही देखती हो, लेकिन आम नागरिक की, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसकी अपनी जिंदगी के मसले तय करते हैं कि उसका चुनावी रुख क्या होगा। ये जो गलियां हैं, जिन गलियों में हम घूम रहे हैं जमालपुर की, इन गलियों में लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं। सभी कारीगर मुस्लिम हैं और उन मंदिरों की पूजा की जाती है हिंदुओं के घरों में। यहाँ पर पतंगें बनाई जाती हैं, वो भी तमाम मुस्लिम कारीगर हैं जो पतंग बनाते हैं और पतंगों का हब माना जाता है ये पूरा जमालपुर। यहाँ पर कुछ युवा हैं, किस तरीके से यहाँ पर पतंगें बनती हैं? हाँ, बनती है। और क्या क्या बनता है आपके यहाँ पर जमालपुर में? मंदिर बनते हैं, मंदिर बनते हैं और बैग भी बनते हैं। बैग भी बनते हैं। बहुत बड़ा हब है। देखिए यहाँ पे जो युवा हैं, बच्चे हैं, सभी लोगों को पता है कि ये जो जमालपुर है बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। जब तक मुस्लिम वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को जमालपुर से नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1,19,000 वोट जो हैं वो मुस्लिमों के हैं और उनमें से लगभग यदि 5 से 10,000 वोट यदि भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी। विरमगाम और जमालपुर खाड़िया जैसे गुजरात के इलाकों के जरिए ये सच समझा जा सकता है कि हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति आम लोगों के लिए कितनी फिजूल है। लेकिन राजनीति बार बार नागरिकों को उलझाती है, क्योंकि उलझाने में कई बार बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे पीछे रह जाते हैं। आगे आता है हिंदुओं का क्या, मुसलमानों का क्या, कितने हिंदू कितने मुसलमान। 2022 में कांग्रेस ने 6, आम आदमी पार्टी ने 3 और AIMIM ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट गुजरात के चुनावी मैदान में उतारे। 2017 के गुजरात चुनाव में सिर्फ 6 मुसलमान कैंडिडेट खड़े हुए, जिनमें 3 की जीत हुई। 2012 में 5 मुसलमान खड़े हुए, 2 जीते थे। 2007 में 6 मुसलमान खड़े हुए थे, 5 जीते थे। 2002 में 6 मुसलमान मैदान में थे और 3 जीते। यह आंकड़ा बताता है कि गुजरात की राजनीति में हिंदू बनाम मुस्लिम का खांचा खड़ा करना मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों के लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति जब आदत हो, जब मजबूरी हो, तो चुनावी सभा में नेताओं के मुंह से ऐसे बयान निकलते हैं जहां नेता कहता है कि मुसलमान ही कांग्रेस को बचा सकता है। દેશને માત્ર ને માત્ર બચાવી શકે તો મુસ્લિમ સમાજ બચાવી શકે અને દેશ કોંગ્રેસ પાર્ટીને જો કોઈ બચાવી શકે તો મુસ્લિમ પાર્ટી બચાવી શકે। એનું એક જ ઉદાહરણ આપું, NRC ના મુદ્દા પર મારી સોનિયા ગાંધી, મારો રાહુલ ગાંધી અને મારી પ્રિયંકા ગાંધી રોડ પર આવી। 18 પ્રકારના પક્ષો હતા। ऐसी राजनीति का सच जब तक जिंदा है तब तक 2002 भी गुजरात की राजनीति में जिंदा रहेगा। बहरहाल अमित शाह ने 2002 के जिक्र में जिस सबक की बात, वो एक तथ्य है जिस पर राजनीतिक बहसें होती रहेंगी। अहमदाबाद से हिमांशु तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। गुजरात के वर्तमान के लिहाज से 2002 बहुत पीछे छूट चुका है, लेकिन राजनीति उसे भूलने नहीं दे रही। अमित शाह ने 2002 के सबक की याद दिलाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुजरात के हिम्मतनगर में चुनाव प्रचार करने गए थे।
वहां हमारे संवाददाता हिमांशु तिवारी ने नड्डा के सामने अमित शाह के बयान से उठे तूफान का जिक्र किया। सुनिए नड्डा ने जवाब दिया। गृहमंत्री अमित शाह जी ने एक रैली में कहा कि 2002 में जिन्होंने दंगा फैलाया था उनको ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद में यहाँ पर अब शू नहीं हो रहा है, अपराधी जेल में छुप गए हैं। क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि यहाँ 2002 से पहले का लॉ एंड ऑर्डर 365 दिन में 265 दिन कर्फ्यू रहता था और लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खराब थी। जब से मोदी जी की सरकार आई कर्फ्यू नाम की चीज गायब हो चुकी है। कानून का राज है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस मंत्र को लेकर गुजरात आगे बढ़ रहा है, नई विकास की छलांग लगा रहा है और नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है, पिछले कई दिनों से कह रही है कि बीजेपी वाले ये प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो तभी कुछ हो पाएगा। मतलब कुल मिला के अपीजमेंट की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी एक हारी हुई पार्टी है और हताशा में है। उनके आर्गुमेंट में कोई दम नहीं है, वो ऐसी बातें करती रहती है। उनके दोस्त मेधा पाटकर हैं,